पहले अध्याय में लैनिस्टा, जो कि लूशियस वलेरियस ड्रूसस नामक एक पूर्व रोमन जनरल था, ने महिला कैदियों को घोषणा की कि वे पेशेवर महिला ग्लैडिएटर्स का सामना करेंगी। यह एक निर्णायक घटना थी जहां एक शाही प्रतिनिधि उनकी हर हरकत पर नजर रखेगा। जो भी जीवित बचेंगी उन्हें मरने से भी बढ़कर किसी और अवसर के लिए चुना जा सकता है। यादें हमारे लिए एक खजाना होती हैं जिसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। रोमन काल कोठरियों की गहराइयों में भी बीते जीवन की यादें घोर अंधकार में जुगनुओं की तरह चमकती हैं। ड्रूसा एक थ्रेसियन थ्राकी बेकर, जिसकी उंगलियां हुनरमंद थीं, के लिए ये यादें ही उसकी आखिरी पूंजी थीं। थ्राकियन गांव हमेशा ताज़ा बेक किए गए ब्रेड की खुशबू से महकता था। ड्रूसा, जो मुश्किल से 15 साल की किशोरी थी, सुबह से ही अपने पिता के साथ सामुदायिक भट्टी में काम कर रही थी। उसकी छोटी लेकिन मजबूत हथेलियां लयबद्ध और सटीक गति से आटे को गूंथ रही थीं, एक ऐसा कौशल जो पीढ़ियों से हस्तांतरित हुआ था। जल्दी करो बेटी, उसके पिता गर्व से कहते। तुम्हारे हाथों को देवताओं ने इस कला के लिए आशीर्वाद दिया है। परिवार की बेकरी गांव का हृदय थी। हर सुबह पड़ोसी वहां इकट्ठा होते, समाचार और हंसी मजाक का आदान प्रदान करते हुए अपनी रोज की रोटी लेने आते। ड्रूसा हर चेहरे, हर कहानी को जानती थी। पूरा गांव ही उसका परिवार था। दोपहरें मिक्लोस के लिए होती थीं, जो एक युवा लोहार का प्रशिक्षु था और जिससे ड्रूसा ने अपना जीवन साझा करने का वादा किया था। उनकी मुलाकातें मासूम थीं, पास के जंगल में सैर, केंद्रीय चौक में खड़े विशाल ओक वृक्ष के नीचे साझा की गई कहानियां, सांसों में घुली हंसी के बीच किए गए वादे। जब हमारी शादी होगी, मिक्लोस कहता, उसकी आंखें नए गढ़े लोहे की तरह चमकती। मैं बेकरी के पास ही अपना घर बनाऊंगा ताकि हमेशा रोटी और गर्म लोहे की खुशबू आती रहे। ड्रूसा हंस पड़ती, उसके गाल पिता के तंदूर में सुलगते अंगारों की तरह दमकने लगते। जीवन सरल था लेकिन पूर्ण था। भविष्य उतना ही स्वच्छ और स्पष्ट दिखता था जितना घाटी से बहती नदी का पानी। लेकिन उस शरद ऋतु में सब कुछ बदल गया। आसमान एक अप्राकृतिक लाल रंग में रंगा हुआ था, जैसे सूरज पहाड़ियों के ऊपर लहूलुहान हो रहा हो। सबसे पहले गश्ती सैनिक पहुंचे, हांफते और डरे हुए। रोमनो, उन्होंने चिल्लाया, दक्षिण से सेनाएं आगे बढ़ रही हैं। वे कर की मांग कर रहे हैं। ड्रूस के पिता, जो बुजुर्गों की परिषद के नेता भी थे, गांव के लोगों से मिले। उनका निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया, वे कर नहीं देंगे। फसल कमजोर रही थी और कर चुकाने का अर्थ था कि सर्दियों में सभी को भूखा रहना पड़ेगा। हम गुलाम नहीं हैं, ड्रूस के पिता ने दृढ़ आवाज में घोषणा की। यह भूमि हमारी है, रोम के अस्तित्व में आने से भी पहले से। मिक्लोस ने ड्रूस का हाथ कसकर पकड़ लिया जब उन्होंने यह निर्णय सुना। अगर जरूरत पड़ी तो हम लड़ेंगे, उसने वादा किया, उस आत्मविश्वास के साथ जो वह स्वयं महसूस नहीं कर रहा था। 3 दिन बाद रोमन सेनाएं क्षितिज पर प्रकट हुई। सूर्य उनकी चमकती हुई बख्तरबंद ढालों और ध्वजों पर सुनहरे प्रतिबिंब बिखेर रहा था। एक ऐसा दृश्य जो जितना सुंदर था उतना ही भयावह भी। सेनापति, एक निर्विकार चेहरे और इस्पात जैसी ठंडी आंखों वाला व्यक्ति, नेता की उपस्थिति की मांग करता है। ड्रूसस के पिता गरिमा के साथ आगे बढ़े। उनकी उम्र के बावजूद उनकी पीठ सीधी थी। हमारे पास चुकाने के लिए कुछ नहीं है, उन्होंने समझाने का प्रयास किया। इस वर्ष सूखा बहुत निर्दयी रहा है। हम दया की प्रार्थना करते हैं, अगली फसल तक का समय चाहते हैं। सैन्य अधिकारी ने बिना कोई भाव प्रकट किए चुपचाप उनकी बात सुनी। जब वृद्ध व्यक्ति ने अपनी बात समाप्त की तो उसका उत्तर मात्र अपने सैनिकों की ओर एक क्षीण संकेत था। जो उसके बाद हुआ वह ड्रूसस की स्मृति में एक ऐसे घाव की भांति अंकित हो गया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उसके पिता की क्रूस पर मृत्यु केवल शुरुआत थी। रोमियो ने उस छोटे से गांव को धरती पर नर्क में बदल दिया। पुरुषों को मार डाला गया, बच्चों को उनकी माताओं से अलग कर दिया गया ताकि उन्हें बेचा जा सके, घरों को जला दिया गया। मिक्लोस ने ड्रूसा की रक्षा करने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी। वह अपनी कटार निकाल भी नहीं पाया था कि 3 रोमन पिलम ने उसके शरीर को भेद दिया। ड्रूसा को अन्य युवा महिलाओं के साथ पकड़ लिया गया। उन्हें जानवरों की तरह जंजीरों में जकड़ दिया गया और कई दिनों तक चलने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें बस इतना ही भोजन दिया गया कि वे जीवित रह सकें। कुछ रास्ते में ही मर गईं और उनके शव बिना किसी सम्मान के छोड़ दिए गए ताकि गिद्ध और अन्य जंगली जानवर उन पर टूट पड़े। जब वे रोम पहुंचे तो कैदियों को अलग अलग समूहों में बांट दिया गया। कुछ को घरेलू दासों के रूप में बेच दिया गया तो कुछ को वेश्यालयों में भेज दिया गया। खेलों के लिए चयनित कर ली गई थी। पेशेवर महिला ग्लैडिएटर्स के साथ होने वाले संघर्ष से एक रात पहले कोलोसियम के कालकोठरी में एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। यह शांति का सन्नाटा नहीं था बल्कि आत्मसमर्पण और भय का था। मशालों की लौ नम दीवारों पर टिमटिमा रही थी, जिनकी छायाएं भूतिया आकार लेकर इस तरह नृत्य कर रही थीं जैसे वे भूखी आत्माएं हों जो नई जाने लेने के लिए आतुर थीं। सोड एक कोने में बैठी रही, उसकी पीठ ठंडी खुरदरी दीवार से सटी थी।
उसकी उंगलियां उस तेज पत्थर के किनारे को बार बार छू रही थीं, जो उसे प्रशिक्षण के दौरान मिला था। हर बार की हरकत पहले से ज्यादा सटीक थी। धातु की बेड़ियों पर पत्थर के घिसने की लयबद्ध आवाज ही थी जो इस गहरे सन्नाटे को भंग कर रही थी। ड्रुसिल्ला कुछ ही मीटर की दूरी पर थी। उसकी सांसें असामान्य और टूटी फूटी थीं। दोपहर में बुखार ने उसके कमजोर शरीर पर हमला कर दिया था और अब वह एक पतली फटी पुरानी चादर के नीचे बेकाबू होकर कांप रही थी। उसके फटे होंठ अस्पष्ट शब्द बुदबुदा रहे थे, ऐसे वाक्यांश जो उन देवताओं की ओर निर्देशित थे जिन्होंने मानो उसे त्याग दिया हो। मैं कल नहीं बचूंगी, द्रुसा ने अंततः स्पष्टता से फुसफुसाया। उसकी ज्वरग्रस्त आंखें सोर पर टिकी थीं। मुझे पता है, मैंने इसे सपनों में देखा है। सोर ने पत्थर की गति रोक दी और अपनी संगिनी की ओर देखा। उसने झूठी आशा या खोखले दिलासे नहीं दिए। इसके बजाय वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और द्रुसा का कांपता हाथ अपने हाथों में ले लिया। अगर कल तुम्हारे जाने का दिन है, उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी मृत्यु का एक अर्थ होगा। तुम यूं ही नहीं गिरोगी, भूली बिसरी नहीं जाओगी। एक पास की कोठरी में अमीना स्थिर खड़ी रही, एक मूर्ति की तरह निश्चल। उसकी नजरें उस छोटे से दरार पर टिकी थीं, जिससे रात के आकाश का एक अंश दिखाई दे रहा था। महीनों की कठोर ट्रेनिंग के बाद उसकी मांसपेशियां अब मजबूत और उभरी हुई थीं। पसीने से चमकती उसकी त्वचा के नीचे तनावग्रस्त वह डरी हुई नहीं लग रही थी, बल्कि एक शिकारी की तरह प्रतीक्षा कर रही थी, शिकार से पहले की सावधानी और सतर्कता के साथ। एक रोमी प्रहरी उसकी कोठरी के सामने से गुजरा, क्षण भर के लिए रुककर उसे जिज्ञासा और घृणा के मिश्रण से देखा। कल तुम लिविया कैपुआ की कसाई से लड़ोगी, उसने एक क्रूर मुस्कान के साथ बताया। उसने अखाड़े में 17 महिलाओं को मार डाला है। कोई भी 3 मिनट से अधिक नहीं टिक पाई। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, यहाँ तक कि पलक तक नहीं झपकाई। केवल तब जब पहरेदार दूर चला गया, उसने अपने होठों के कोने पर एक हल्की, लगभग न दिखने वाली मुस्कान आने दी। भोर निर्दयी क्रूरता के साथ आई। आकाश रक्तलाल रंग में रंगा हुआ था, मानो स्वयं देवता उस एरिना में होने वाली घटनाओं की पूर्व सूचना दे रहे हों। कैदियों को उनकी कोठरियों से निकालकर संकरे, दुर्गंधयुक्त सुरंगों से ले जाया गया। दूर से ही भीड़ की गर्जना सुनाई देने लगी, एक ऐसी आवाज जिसने कई कैदियों के पेट में भय से मरोड़ पैदा कर दी। तैयारी कक्ष में लैनिस्टा हाथ बांधे खड़ा था। उसके बगल में एक मध्यम आयु का व्यक्ति, जिसने बारीक कढ़ाई की हुई बैंगनी टोगा पहन रखी थी, ठंडे नजरिए से सब कुछ देख रहा था, साम्राज्य के प्रतिनिधि के रूप में। ये है बचे हुए योद्धा, लैनिस्टा ने घोषणा की, महिलाओं के समूह की ओर इशारा करते हुए। 3 महीने की कठोर प्रशिक्षण के बाद कमजोर पहले ही गिर चुकी थीं। साम्राज्य का प्रतिनिधि धीरे धीरे महिलाओं की कतार के सामने से गुजरा, हर एक को इस तरह से परखते हुए जैसे वे किसी बाजार में बिकने वाला सामान हो। उसकी ठंडी और गणनात्मक नजरें विशेष रूप से सोडे, अमीना और आश्चर्यजनक रूप से बुखार से तप रही द्रुजा पर टिकी। यह बीमार है, उसने घृणा से कहा, अपनी नक जड़ी हुई उंगली से द्रुजा के जलते हुए माथे को छूते हुए। तुम इसे जिंदा क्यों रखे हुए हो? लैनिस्टा ने अपना जबड़ा भींच लिया। इसने दृढ़ संकल्प दिखाया है, उन कई लोगों से अधिक जो इससे ज्यादा मजबूत दिखते थे। दृढ़ संकल्प का कोई अर्थ नहीं अगर यह अखाड़े में पहुंचने से पहले ही मर जाए, प्रतिनिधि ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। फिर उसकी नजर सीधा सोडे पर गई। इसके आंखों में आग है। क्या इसे लड़ना आता है? आज पता चल जाएगा। लैनिस्टा ने एक तनावपूर्ण मुस्कान के साथ जवाब दिया। भीड़ की गर्जना तेज हो गई जब दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। सूर्य का प्रकाश गलियारे में भर गया, चकाचौंध और झुलसा देने वाला। सूखे खून की गंध, रक्त, पसीना और गर्म रेत की गंध उनकी नासिकाओं में एक जोरदार प्रहार की तरह टकराई। बाहर जाओ और सम्मान के साथ मरो, एक गार्ड ने चिल्लाते हुए उन्हें प्रकाश की ओर धकेला। कदम दर कदम सूद ने अखाड़े में प्रवेश किया, द्रुएसा को अपने कंधे पर आंशिक रूप से सहारा देते हुए। उनके चारों ओर अन्य कैदी भय से लेकर हताश संकल्प तक की भावनाओं के साथ आगे बढ़ रहे थे। अमीना अकेले चल रही थी, उसका रुख गर्वित और उसकी विद्रोही दृष्टि सीधे आगे की ओर केंद्रित थी। और वहां अखाड़े के दूसरी ओर उनके प्रतिद्वंद्वी प्रतीक्षा कर रहे थे, 6 पेशेवर महिला ग्लैडिएटर। उनका कवच सूर्य के प्रकाश में चमक रहा था, उनके घातक हथियार रक्त की प्यास का वादा कर रहे थे। बीच में एक विशेष रूप से प्रभावशाली महिला, जिसके चेहरे पर गहरी चोटों के निशान नर्क के नक्शे की तरह उकेरे गए थे, एक त्रिशूल और जाल थामे खड़ी थी। प्रसिद्ध लिविया कैपुआ की कसाई। ऊपरी मंचों पर शाही प्रतिनिधि कई उच्च श्रेणी के पाट्रीशियनों के पास बैठ गया। लैनिस्टा कुछ दूरी पर खड़ा रहा, उसका भावशून्य चेहरा उसके उन शिष्यों को देख रहा था, जिनमें से कई के लिए यह अंतिम दिन होने वाला था। एक उद्घोषक धीरे धीरे अखाड़े के केंद्र में आया और भीड़ को शांत करने के लिए अपने हाथ उठाए।
रोम के नागरिकों, आज हम एक अनूठे खेल के साक्षी बनेंगे। कई महीनों तक प्रशिक्षित की गई बर्बर महिलाओं का संग्राम, तुम्हें हमारी सबसे घातक महिला ग्लेडिएटर्स का सामना करना होगा। देवता बहादुरों का साथ दें। भीड़ जयकारों और हूटिंग से गूंज उठी। कुछ अनुभवी योद्धाओं का समर्थन कर रहे थे, जबकि अन्य नए दावेदारों को देखने के लिए उत्सुक थे। उद्घोषक ने नाटकीय अंदाज मिल्विया की ओर इशारा किया, जो कपुआ की अजय कसाई थी, जिसने लगातार 17 जीत दर्ज की थीं। फिर उसने कैदियों और दूर देशों से लाए गए जंगली जानवरों की ओर इशारा किया, जिन्हें केवल मनोरंजन के लिए पालतू बनाया गया था। युद्ध बिना किसी औपचारिकता के शुरू हो गया। पेशेवर ग्लेडिएटर्स एक सुनियोजित चाल में बिखर गए, ठीक वैसे जैसे भेड़िए अपने शिकार को घेरते हैं। सोने धीरे से द्रूसा को अपने पीछे किया और तेजी से स्थिति का आकलन किया। अमीना पहले ही रक्षात्मक स्थिति में आ चुकी थी, जबकि अन्य कैदियों ने तुरंत पीठ से पीठ सटाकर एक अस्थायी घेरा बना लिया। लिविया ने सबसे पहले हमला किया। एक सहज गति से उसने अपना जाल सबसे कमजोर कैदियों में से एक पर फेंका, जो उसकी गर्दन और बाह में उलझ गया। एक क्रूर झटके ने उसे जमीन पर गिरा दिया और त्रिशूल निर्दयता से नीचे आया, जिससे एक चीख निकली जो जनता की अनुमोदन भरी गर्जना में दब गई। रक्त ने पीली रेत को रंग दिया और इसी तरह नरसंहार शुरू हुआ।